हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भावना सिंह है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बुक इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 कॉस्ट। हम लोग क्लास 11th के मॉड्यूल से स्टार्ट किया है हमने बेसिक से और अब हम चैप्टर 6 कॉस्ट पर आ चुके हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा कि कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू कैसे होता है, प्रोड्यूसर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, एंड देन वी ऑल्सो स्टडीड द प्रोडक्शन फंक्शन। आज हम कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो भी कंसेप्ट और लॉज पढ़े थे किसी भी प्रोडक्ट के बिहेवियर को लेकर, वो सब हमने अभी तक पढ़ा था। नाउ जो फर्म है वो अलग अलग इनपुट्स यूज़ करती है एक गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। मैंने आपको लास्ट चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि ऑब्वियसली कोई भी गुड या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें अलग अलग इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है। इनपुट्स क्या होती है? अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है रॉ मटेरियल की ज़रूरत हो सकता है हमें लैंड की ज़रूरत हो, लेबर की ज़रूरत हो। ये सारे क्या है? इनपुट्स। इन सब चीज़ों को मिला के एक आउटपुट निकलता है। अलग अलग इनपुट्स को यूज़ करने से ही एक गुड या सर्विस को बनाया जाता है। नाउ फर्म को क्या है, इन सब इनपुट्स के लिए जो अलग अलग इनपुट्स हमने लिए हैं, ये कोई भी इनपुट ऑब्वियसली फ्री नहीं आता, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ पेमेंट अटैच होती है। और जो हम पेमेंट करते हैं उस इनपुट को खरीदने के लिए, उसी चीज़ को क्या कहते हैं, एक तरह से कॉस्ट कहा जाता है। तो जो एक्सपेंडिचर इनकर होता है इन सब इनपुट्स पे, इसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि हमने इन सारे इनपुट्स को यूज़ कर एक आउटपुट यानी एक प्रोडक्ट निकाला है या एक सर्विस रेंडर करी है, सर्विस दी है किसी को। तो उन सारे इनपुट्स पे जो भी खर्चा हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंडिचर जो हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, मीनिंग क्या हुआ एक तरह से कॉस्ट का? टोटल एक्सपेंडिचर जो हम इनकर करते हैं किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, उसी चीज़ को कॉस्ट कहते हैं। मैंने आपको कॉस्ट का मीनिंग बता दिया है। नाउ कॉस्ट के साथ दो चीज़ें होती हैं। एक तरह से कॉस्ट क्या होता है? दो चीज़ों का सम होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। कॉस्ट इन दोनों चीज़ों का क्या होता है? सम होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का और इम्प्लिसिट कॉस्ट का। अब आप कहेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट होती क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होता है वो होता है कि एक्चुअल मनी, जो एक्चुअल पैसा जो हमने खर्च किया, जो हमने इनपुट्स जो भी हमने क्या पैसा खर्च किया, जो एक्चुअल में हमने पैसा खर्च किया, वो आउटसाइडर्स को देने के लिए। आउटसाइडर्स को देने के लिए मतलब कि हमने एक फर्म है, अब फर्म में या तो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ या फिर मतलब एम्प्लॉयज़ या फिर बाकी जो भी इंटरनल सोर्सेज हैं वो सब इंटरनल सोर्सेज, और एक होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। तो जो भी हमने एक्सटर्नल लोगों से उनकी सर्विसेज के लिए, उनकी फैक्टर सर्विसेज के लिए, मतलब मान लो हमने एक्सटर्नली कोई लेबर खरीदी है उस चीज़ को काम करने के लिए, हमने एक्सटर्नली कोई लैंड खरीदी है, वहाँ का हम रेंट देने वाले हैं, तो कोई बाहर की मतलब कोई एक्सटर्नल इनपुट का जो सर्विस है, मतलब फर्म का नहीं है, जो फर्म का ऑलरेडी था उसका नहीं है, ये क्या है? ये फर्म है। फर्म का जो एक्सटर्नल लोगों से जो भी हम पैसा एक्सटर्नल लोगों को पे करते हैं, वो क्या होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा आगे चली गई एंड इट वाज नॉट रिकॉर्डिंग। मैंने बताया जो फर्म से हम एक तरह से फर्म के जो इंटरनल एक हो गया ऑनर फर्म का, वो क्या हो गया? इंटरनल पर्सन हो गया। क्यों? क्योंकि वो ऑनर है। नाउ एक्सटर्नल एम्प्लॉयज़ भी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये इंटरनल होते हैं, लेकिन एक तरह से फर्म के लिए तो ये एक्सटर्नल ही हो गया ना। क्यों? क्योंकि उसको उसके पैसे देने हैं, वेजेस देने हैं, वो काम करने वाला है, तो एम्प्लॉयज़ एक तरह से एक्सटर्नल पीपल भी हो गए। नाउ ये मैंने आपको बताया कि ये मैंने डेफिनेशंस लिख दी जो मैंने आगे चली गई हूँ। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है जो एक्चुअल मनी जो हम खर्च करते हैं किस चीज़ पर? इन इनपुट्स पर या पेमेंट्स जो भी हम करते हैं आउटसाइडर्स को। क्यों? क्योंकि हमने इनकी सर्विसेज को हायर किया है। अब एम्प्लॉयज़ है, उन्होंने जो सर्विस किया है उस कंपनी के लिए, उस फर्म के लिए, तो उनकी सर्विस को हायर करने के लिए हम क्या देंगे? उनको वेजेस देंगे, ऑब्वियसली पैसे देंगे। तो ये सब क्या है? तो ये क्या हो गया? एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है जो हमने एस्टिमेट किया। क्या किया? ये तो एक्चुअल मनी है और यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू जो हमने इनपुट्स की सोची, जो कौन दे रहा है? जो कि ऑनर दे रहा है। क्यों? सप्लाइड बाय द ऑनर, जिसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड होता है, उसको क्या कहते हैं? हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। नाउ इन दोनों के एग्जांपल्स बता रही थी मैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का एग्जांपल हो गया जैसे कि वेजेस। मैंने आपको बताया एम्प्लॉयज़ को वेजेस देना, यानी हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, उनको हमने वेजेस दी। हमारी लैंड हो गई, या फिर जो हमारी हायर्ड, हमने कोई जगह हायर करी है, मैंने बताया कोई एक्सटर्नल जगह, वहाँ का रेंट दे रहे हैं हम, तो हायर्ड प्रीमिसेस के लिए
रेंट दे रहे हैं और रॉ मटेरियल्स हम बाहर से खरीदते हैं, एक्सटर्नल जगह से रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, तो उनका क्या, उनके लिए हम पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट्स टू रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा, ये सारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होगी, यहाँ पे जो कैपिटल लगाई है मान लो ऑनर ने, उस पर क्या, अब ऑनर ने कैपिटल लगा दी तो ऑब्वियसली कंपनी को उसको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, तो जब कंपनी इंटरेस्ट देगी ऑनर की कैपिटल पर, वो चीज़ क्या है, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी, वो कंपनी के लिए कॉस्ट होगी, क्योंकि उसे उस कैपिटल पे पैसे पे करने पड़ रहे हैं, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ऑनर को। और मान लो कि मान लो किसी बिजनेस ऑनर ने अपनी खुद की लैंड पर ही लैंड पर ही काम करना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी भी इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। क्यों, क्योंकि जो उसने लैंड ली है एक तरह से, उस पर जो रेंट, मान लो कि वही लैंड अगर वो मार्केट में खरीदता तो उस पर कोई और कितना रेंट चार्ज करता, वो उस चीज़ की इम्प्लिसिट कॉस्ट होती। तो क्या है, रेंट ऑफ ऑन लैंड, अगर खुद की लैंड हो तो उसका क्या रेंट होगा, वो भी इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। और एंटरप्रेन्योर है, ऑब्वियसली कोई अपना काम कर रहा है, उसने खुद का बिजनेस ओपन किया है, खुद ऑनर है वो उस बिजनेस का, तो ऑब्वियसली वो खुद को सैलरी भी तो प्रोवाइड करेगा। एक तो होता है फर्म की पूरी जो भी प्रॉफिट निकलेगा, लेकिन उसमें से उसको बाकी चीज़ें भी निकालनी है, कॉस्ट वगैरह सब कुछ निकालने के बाद जो प्रॉफिट निकलेगा उसको आगे इन्वेस्टमेंट्स करनी है सब कुछ, तो ऑब्वियसली वो अपने लिए अलग सैलरी भी निकाल के रखेगा। तो जो सैलरी वो निकाल के रखेगा अपनी सर्विसेज रेंडर करने के लिए, उस कंपनी को जो उसने सर्विस दी है, उस कंपनी को जो सर्विस दी है उसके लिए वो अपनी सैलरी निकाल के रखेगा। जो वो सैलरी निकाल के रखेगा वो भी क्या होगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी, तो सैलरी फॉर सर्विसेज ऑफ द एंटरप्रेन्योर, ये सारी कॉस्ट क्या है, ये है सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स की कॉस्ट है। सो इकोनॉमिक्स के अंदर जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो होता है, एक्चुअली अगर कोई एक्सपेंस होगा, एक्चुअल हम पैसा पे कर रहे हैं, अब आपने देखा यहाँ पे तो एक्चुअल पैसा पे हो रहा है, वेज हम एक्चुअली पे कर रहे हैं, रेंट हम एक्चुअली पे कर रहे हैं, किसी को उनकी जगह हायर की, पेमेंट्स रॉ मटेरियल्स के लिए खरीदे तो हमने एक्चुअली में पैसा दिया उसको, तो वो क्या है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होगी, जो हमने एस्टिमेट किया यार कि अरे हमारी ये खुद की लैंड है लेकिन एस्टिमेटेड रेंट तो इतना होना चाहिए कि, और ये भी सैलरी भी हमने अपनी खुद एस्टिमेट कर ली है कि अरे हमें इतनी सैलरी तो अपने लिए निकाल के रखनी है, मैं ऑनर हूँ, मुझे इतनी सैलरी तो चाहिए इस बिजनेस से। सो ये एस्टिमेटेड है और ये क्या है, एक्चुअल है। इकोनॉमिक्स में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं होती, बल्कि उसके अंदर इम्प्लिसिट कॉस्ट भी होती है। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होगी आप सोचेंगे, तो अकाउंटिंग कॉस्ट एक तरह से की एक्सप्लिसिट ही होती है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट मिलकर क्या बताते हैं कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है एक कमोडिटी का। अब आप सोचेंगे कि इम्प्लिसिट कॉस्ट को कैसे हम, मैंने आपको बताया कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लो कि हमारी लैंड है, हम इसको लैंड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका कितना रेंट होगा, तो हम ये देखेंगे कि इस चीज़ की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। अगर हम इतनी ही लैंड अगर किसी और से रेंट पर लेंगे तो वो कितना रेंट चार्ज करेगा, तो हम मार्केट वैल्यू की कंपैरिजन में देखते हैं। नाउ आपको होप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आ गया। नाउ एक कॉस्ट फंक्शन होता है, कॉस्ट फंक्शन होता क्या है, कॉस्ट फंक्शन होता है कि रिलेशनशिप क्या है कॉस्ट और आउटपुट में, कॉस्ट और आउटपुट में क्या रिलेशनशिप है। जैसे प्रोडक्शन फंक्शन था वैसे ही कॉस्ट फंक्शन भी होता है। कॉस्ट फंक्शन हमें बताता है कि क्या रिलेशनशिप है किसके अंदर, कॉस्ट के अंदर एंड आउटपुट के अंदर, रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। नाउ इसी चीज को अगर जो भी फंक्शनल रिलेशनशिप होगी कॉस्ट एंड आउटपुट को, उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट फंक्शनल। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम कॉस्ट को सी से डिनोट किया जाता है इकोनॉमिक्स में। हर जगह मतलब वो डिपेंड करता है, सी से कई और न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो जैसे एमपीसी को भी कई बार हम सी से कर देते हैं, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कॉस्ट को हम सी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। क्यू इज आउटपुट, एक तरह से आउटपुट मतलब कितनी क्वांटिटी का कितना आउटपुट निकला है, जो है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। Q इज इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एफ से मैंने आपको बताया था फंक्शनल होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप जो है, तो कॉस्ट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मैंने आपको बहुत पहले लेक्चर में बताया था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, मतलब एक ऐसी कॉस्ट
मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की जो हमने कॉस्ट फॉरगिव करी है। फॉर एग्जांपल सपोज एक फार्मर है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो या तो प्रोड्यूस कर सकता है 50 क्विंटल्स, ऐसे क्यूटी लिख देती हूँ, क्विंटल्स ऑफ राइस, ऐसा मत सोचना मुझे आता नहीं है, QUINTALS। सो 50 क्विंटल्स ऑफ राइस या तो प्रोड्यूस करना चाहेगा वो, या फिर 40 QT ऑफ राइस करना चाहेगा अपनी लैंड पर उसकी गिवन रिसोर्सेज के साथ। ना हो अगर वो चूज़ करता है कि वो प्रोड्यूस करेगा राइस, देन उसको क्या, अगर वो अब इन दोनों में से उसको चॉइस दी जाए तो ऑब्वियसली वो सोचेगा कि यार मैं 50 कर लेता हूँ, ये ज़्यादा है। तो इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि नेक्स्ट बेस्ट क्या उसने फॉरगिव किया, नेक्स्ट बेस्ट चीज़ उसने क्या छोड़ी उस चीज़ को लेने के लिए। तो 40 क्विंटल ऑफ राइस उसने छोड़े 50 को लेने के लिए, तो ये 40 क्या हो गया, 40 हो गई उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये किसी भी चीज़ में यूज़ हो सकती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, किसी भी लाइफ सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल अभी आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इस लेक्चर को अटेंड करने की, क्या इसकी क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी को इससे, मतलब अगर ये ना करता तो इससे पहले वो क्या काम करता, मतलब इसको चूज़ करने से पहले वो क्या करने वाला था, क्या बेस्ट चीज़ वो करता अगर ये नहीं देख रहा होता। तो हर पर्सन के लिए वो अलग अलग हो सकता है, कोई कुछ कर रहा होता, कोई कुछ, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इस लेक्चर को अटेंड करने की। नाउ शॉर्ट रन कॉस्ट, और शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है, शॉर्ट रन कॉस्ट जो होती है, कुछ फैक्टर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था देयर आर सम फैक्टर्स जो कि शॉर्ट रन में फिक्स्ड हो जाते हैं, बल्कि अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि वेरिएबल रहते हैं। शॉर्ट रन के अंदर मैंने आपको बताया था कुछ लास्ट लेक्चर में, लास्ट के कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट और क्या कहते हैं फिक्स्ड वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स के बारे में बताया था। तो उन्हीं फैक्टर्स में जो जब कुछ फैक्टर्स हमारे वेरिएबल हो जाते हैं, कुछ फैक्टर्स हमारे फिक्स हो जाते हैं, वो कब होते हैं, शॉर्ट रन में होते हैं। नाउ सिमिलरली शॉर्ट रन के अंदर कॉस्ट भी दो तरह से डिवाइड की जाती है, कॉस्ट भी दो तरह से डिवाइड की जाती है, या तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है या वेरिएबल कॉस्ट होती है। सो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो है शॉर्ट रन में होती है। तो इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का जो जब हम सम कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है टोटल कॉस्ट। वो क्या होता है, टोटल शॉर्ट रन कॉस्ट होता है एक तरह से। सो इसी चीज़ को अगर हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ें कि ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं, सो इसी से पूरा आगे का जो चैप्टर है पूरा क्या कहते हैं लीड करेगा। आई एम टेलिंग यू गाइज ऑल दिस, बहुत बेसिक्स हैं ये सब, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये मैं क्यों समझा रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो आप पूरे कॉस्ट चैप्टर में पढ़ोगे, और ये बहुत इजी चैप्टर है। दिस इज़ वन ऑफ द चैप्टर जो जब मैं 11th या 12th क्लास में थी तो मुझे इजी लगता था, और मुझे को लगता था अरे इसी लेक्चर में मेरे मार्क्स आ सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो, वरना औरों में तो मुझे पता नहीं कभी आएंगे भी या नहीं। सो ऐसा हुआ भी शायद से, आई डोंट नो। बाकी ये चैप्टर बहुत इजी है। नाउ शॉर्ट रन और फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, पहले फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। नाउ यहीं पर अगर मैं आपको फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में समझाऊं तो फिक्स्ड कॉस्ट होता क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट को हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं, या फिर TFC और फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं FC। सो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वेरी नहीं करती विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जो डायरेक्टली वेरी नहीं करती विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट एक तरह से अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है जिसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, जो कि सप्लीमेंट्री होती हैं, जनरल कॉस्ट होती हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, इस सबको इन सब नामों से भी जाना जाता है। सो फिक्स्ड कॉस्ट के फॉर एग्जांपल्स होंगे जैसे रेंट जो हो गया किसी भी प्रीमिसेस का। अब शॉर्ट रन में तो हम वो लैंड चेंज नहीं करने वाले ना, शॉर्ट लैंड क्या हो गया, एक वेरिएबल फैक्टर है, मैंने फिक्स्ड फैक्टर है, मैंने आपको बताया था शॉर्ट रन में लैंड एक फिक्स्ड फैक्टर है। अब उस फैक्टर पे जो भी कॉस्ट देंगे, यानी उस लैंड का जो भी रेंट जाएगा, तो वो लैंड भी क्या हो गया, वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। क्यों, क्योंकि वो वेरी नहीं करेगी। अब रेंट तो हमें एक
शॉर्ट रन में तो एक ही रेंट देने वाले हैं ना हम, वो चेंज तो नहीं होने वाला रेंट जो भी है उस लैंड का। सिमिलरली जो लोन्स है उस पर जो हम इंटरेस्ट देते हैं तो वो भी क्या है, एक तरह की फिक्स्ड कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि लोन्स हमने लिया, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए हमने क्या है, शॉर्ट रन की बात हो रही है, तो शॉर्ट टर्म के लिए हमने वो लोन लिया तो उस पर रेंट, उस पर जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं या हमें मिल रहा है वो सेम ही रहेगा। सैलरी, फॉर एग्जांपल सैलरी हो गई, परमानेंट स्टाफ है उसको हम सैलरी दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सेम ही रहती है शॉर्ट रन में, यानी एक साल में अगर हम किसी की सैलरी तो वो सेम ही रहती है। तो क्या वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, क्यों? क्योंकि वो फिक्स ही रहने वाली है, चेंज नहीं हो रही। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया, जो चीज़ वेरी नहीं करे विद द लेवल ऑफ आउटपुट, cost which do not vary directly with the level of output। तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट होगी। अब यहीं पर फिक्स्ड कॉस्ट जो इनकर होती है किसी भी फिक्स्ड फैक्टर्स पे, मैंने आपको बताया जैसे कि मशीन, अब हम क्या देखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती है। आप ये सोचिए कि फिक्स्ड फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, मशीनरी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, तो ये सारे क्या है, फिक्स्ड फैक्टर्स। तो किसी भी फिक्स्ड फैक्टर जो हो गया उस पर जो भी हमें कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वो फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी। क्यों? क्योंकि वो हम फिक्स्ड फैक्टर को शॉर्ट रन के अंदर चेंज नहीं कर सकते। तो पेमेंट इन्हीं फिक्स्ड फैक्टर्स के लिए सेम रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कितना भी हम कितनी भी क्वांटिटी बना रहे हैं उस फर्म के अंदर, उस मान लो एक साल है, एक साल के अंदर वो एम्प्लॉयज़ कुछ भी काम कर रहे हैं, कितना भी काम कर रहे हैं, कितना भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, चाहे थोड़ा काम कर रहे हैं चाहे ज़्यादा कर रहे हैं चाहे बहुत ज़्यादा काम, लेकिन उनकी सैलरी सेम रहने वाली है। तो क्या है, कितना डज नॉट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द आउटपुट, कि उनको कितनी कि इट डज नॉट, दिस कॉस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट, कि वो कितना भी काम करें उनको सैलरी उतनी ही मिलेगी, तो फिक्स ही रहेगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया हो। तो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए मैं आपको अगर स्केड्यूल के हिसाब से बताऊं तो टीएफसी का स्केड्यूल इस तरह से बनेगा कुछ, कि यहाँ पे हमने आउटपुट रख लिया इन यूनिट्स एंड यहाँ पे केएफसी को डिनोट कर दिया। अब आउटपुट क्या होगा, यानी ज़ीरो, अगर कोई एक आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी है, यानी कि हमने कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाया, हमने एक प्रोडक्ट बनाया, दो प्रोडक्ट बनाए, तीन प्रोडक्ट बनाए, चार, पाँच, इस तरह से हमने मान लो 5 प्रोडक्ट्स बनाए टोटल। तो इनकी जितनी भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, कितने भी प्रोडक्ट बन रहे हो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ रहा, कितने भी प्रोडक्ट बनाओ फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहने वाली है, उतनी कॉस्ट रहेगी। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन की बात हो रही है। नाउ क्या होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 12 12 12, मान लो फॉर एग्जांपल 12, यहाँ पे 10 भी हो सकती है, कुछ भी ले लो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, सॉरी कोई भी नंबर ले सकते हैं, वो सेम ही रहेगा। सो ये क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट का जो डायग्राम है किस तरह से बनता है, इस तरह से बन सकता है कि यहाँ पे टीएफसी डिनोट होता है एंड यहाँ पे यूनिट्स ऑफ आउटपुट ऑब्वियसली। नाउ कितने भी आउटपुट हो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी, 12 ही रहेगी किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे। तो टीएफसी का जो ग्राफ है वो क्या होता है, वो होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीएफसी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो दिस इज टीएफसी। टीएफसी इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रहती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो हमें बताती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है हर लेवल ऑफ आउटपुट पे। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट मैंने आपको ये बता दिया। तो जो कर्व है वो इंटरसेप्ट कहाँ पर होती है, वो वाई एक्सिस पे जाके इसका इंटरसेप्ट होता है, विच इज इक्वल टू द फिक्स्ड कॉस्ट। आई होप आपको समझ आ गया हो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। नाउ यहीं पर मैं आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करूँ तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC और वेरिएबल कॉस्ट VC, TVC बोलो या VC बोलो, एक तरह से वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये वो कॉस्ट होती हैं जो डायरेक्टली वेरी करती हैं लेवल ऑफ आउटपुट के साथ, यानी आउटपुट बढ़ेगा तो वो कॉस्ट भी बढ़ेंगी, आउटपुट कम होगा तो वो कॉस्ट भी कम होंगी। और ये कोई डायरेक्टली वेरी नहीं करती विद द, मतलब उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट हो वो कॉस्ट सेम रहने वाली है, और ये चेंज करेंगी क्या, डायरेक्टली चेंज करेंगी। दीज कॉस्ट विच vary
डायरेक्टली। तो अगर टीवीसी को मैं आपको बताऊं तो वेरिएबल कॉस्ट जो डायरेक्टली वेरी करने वाली है लेवल ऑफ आउटपुट के साथ, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल की पेमेंट्स देनी होती है। अब रॉ मटेरियल है तो हो सकता है कभी हम रॉ मटेरियल ज़्यादा ले रहे हैं, कभी कम ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली जितना रॉ मटेरियल लोगे उतने ही पैसे दोगे उसके, जितना फ्यूल लोगे उतने ही पैसे दोगे। जितने अगर कैजुअल लेबर लगाया है आपने, आप सोचेंगे कि हमने सैलरी बात की, सैलरी तो परमानेंट एम्प्लॉय की हमने बात की थी, लेकिन अगर आपने वेजेस लगाया है, घंटे के हिसाब से कोई लेबर काम कर रहा है, तो जितना काम करेगा उसको उतने ही पैसे दिए जाएंगे, ये रूल है। सो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वो इनकर होती है वेरिएबल फैक्टर्स के साथ। वेरिएबल फैक्टर्स क्या थे मैंने आपको बताया, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, पावर, ये सारे जो भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं उन पे जो भी कॉस्ट लगेगी वो सारी क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी। इसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको बताया राइज होगी आउटपुट इंक्रीज होगा तो, और कम होगी अगर आउटपुट डिक्रीज होगा तो। सो ऑब्वियसली अगर हमारे पास कोई आउटपुट ही नहीं है, अगर कुछ भी नहीं बन रहा है, एक फर्म है बस, यहाँ पे ये लैंड है हमने खरीद के रख ली, कुछ बना ही नहीं रहे हमने, मशीन कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली इसका रेंट तो जाएगा, यानी फिक्स कॉस्ट तो रहेगी, कुछ ना कुछ तो लग रही है कॉस्ट, तो वो तो लगेगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि अगर कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा तो किस चीज़ की कॉस्ट लगाएं, तो ऑब्वियसली जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, जीरो ही रहेगी। अगर इसका स्केड्यूल बनाए, टीवीसी का स्केड्यूल, आउटपुट एंड टीवीसी, इसको हम मान लो 5 ही है, 1 2 3 4 5 लेवल ऑफ आउटपुट है हमारे पास, एंड वेरिएबल कॉस्ट देखें तो जीरो पे मैंने आपको बताया कुछ भी आउटपुट नहीं बन रहा उस फॉर्म के अंदर, तो जीरो कॉस्ट है। अब मान लो कि हमने कुछ काम स्टार्ट किया, यानी एक आउटपुट बना, अगर एक भी यूनिट बनाई किसी गुड की, मान लो 6 क्या कहते हैं उसकी कॉस्ट आई, एक यूनिट बनाने की 6 कॉस्ट आई। अब हमने एक और यूनिट बनाई, एक और यूनिट पे हमारी कॉस्ट और बढ़ गई, मान लो इससे 10 हो गई, हमने एक और बनाई और बढ़ गई। ऑब्वियसली हर यूनिट के साथ हमारी क्या पकड़ेगी, कॉस्ट बढ़ती जाएगी, मान लो इस तरह से हमारी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इसी चीज़ को अगर मैं आपको क्या कहते हैं एक स्केड्यूल में डिनोट करके दिखाऊं, सॉरी डायग्राम में, ये तो स्केड्यूल था, एक डायग्रामेटिकली ग्राफिकली इसको डिनोट करके दिखाऊं तो वो इस तरह से बनेगा। वन टू थ्री फोर 5 ज़ीरो है, सिमिलरली यहाँ पर ओके 6 का फैक्टर ले लेते हैं, 6 12 18 24 30 36। इसी चीज़ को अगर मैं डिनोट करूँ तो ज़ीरो लेवल आउटपुट पे टीवीसी क्या होगी, ज़ीरो होगी, और 1 लेवल आउटपुट पे 6 होगी, 2 लेवल पे 10 होगी, तो 10 इज़ समथिंग ओवर हेयर, 3 पे 15 होगी, 15 इज़ समवॉट हेयर, 4 पे 24 होगी, 5 पे 35 होगी। तो किस तरह का हमारा ग्राफ बन रहा है, यहाँ से ऐसे इंक्रीज हुआ एंड देन इस तरह से इंक्रीज होने लग गया। तो आपने देखा टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एक इन्वर्टेड एस शेप ले रही है। आपको पता है एस शेप क्या होती है, एस इस तरह से बनता है। अब इसी चीज़ को हम इन्वर्ट कर दें, यानी उल्टा देखें इस चीज़ को, तो एस किस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, एक तरह से इस तरह का जो एस है, जो इस तरह की शेप ले रहा है, यानी यहाँ से ऐसे इस तरह की शेप ले रही है, ये कर्व यूं करके यूं जा रही है, तो ये इन्वर्टेड एस शेप की कर्व होती है टीवीसी की, इन्वर्टेड एस शेप्ड। क्यों? क्योंकि वो इनिशियली इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है, एंड देन लेटर वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज, पहले तो वो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा इस तरह से इंक्रीज हुआ, एंड देन वो यानी यहाँ से यहाँ तक ऐसे इंक्रीज हुआ, फिर वो इंक्रीजिंग रेट पे, पहले डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीजिंग, पहले डिक्रीजिंग रेट देन इंक्रीजिंग रेट। तो ये इन्वर्टेड एस शेप की कर्व ली है किसने, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ने। नाउ हमने देख लिया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल शेप लेता है, टीवीसी क्या है, और ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे,
कि टीवीसी जो है हमारा 0 से स्टार्ट होता है और टीएफसी हमारा किसी और 0 से कभी स्टार्ट नहीं होगा, ऊपर ही रहेगा 0 से। क्यों रहेगा? क्योंकि फर्म के अंदर कभी ना कभी हमेशा कोई ना कोई फिक्स्ड कॉस्ट तो अटैच रहेगी ही। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे हमेशा जीरो ही रहेगी, तो जीरो से स्टार्ट हो सकता है। अगर लेवल ऑफ आउटपुट हमारा जीरो है तो जीरो से स्टार्ट होगा हमारा टीवीसी। नाउ आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। अब आप ये सोचेंगे कि टीवीसी हमारी इनवर्स एस शेप क्यों लेता है? ये क्यों लेता है? दिस इज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ड्यू टू एलवीपी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की वजह से। वेरिएबल प्रोपोर्शंस का लॉ मैंने आपको समझाया था लास्ट, पूरी बहुत बड़ी वीडियो है उसके पास, एक उसके ऊपर एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वीडियो में हमने बताया था एलवीपी का मतलब होता है जैसे जैसे हमारा यूनिट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इनिशियली हमारा आउटपुट जो है इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, देन डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा एंड देन फाइनली फॉल करने लग जाएगा टोटल प्रोडक्ट। तो सिमिलरली ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पे ही डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि यूनिट्स ऑफ आउटपुट मैंने आपको बताया, एक्सेस पे ले ली, वाई एक्सेस पे ले ली, टीवीसी का कर्व मैंने आपको बताया कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया हो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है और क्या कैसे इसके ग्राफ्स वगैरह प्रिपेयर होते हैं। ऑल्सो इसके एग्जाम्पल्स ही मैंने आपको बता दिए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? कैजुअल लेबर हो गया, सैलरी, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ। और यहाँ पे क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट के अंदर रॉ मटेरियल्स वगैरह की पेमेंट होगी, यहाँ पे जो बिल्डिंग का रेंट वगैरह होगा। तो अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों कॉस्ट को मिला के जो कॉस्ट बनती है, इन दोनों कॉस्ट को जो मिला के कॉस्ट बनेगी वो क्या होगी? टोटल कॉस्ट होगी। वो क्या होगी? टोटल कॉस्ट होगी। आई होप ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर नहीं जा रहा हो, आई जस्ट विश दैट। सो टोटल कॉस्ट जो है मैंने आपको बताया क्या होती है? टोटल एक्सपेंडिचर जो भी इनकर हुआ एक फॉर्म के अंदर, वेदर इट भी फिक्स्ड कॉस्ट पे हुआ, वेदर इट भी वेरिएबल कॉस्ट पे हुआ, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो टोटल कॉस्ट क्या है? जितना भी एक्सपेंडिचर इनकर हुआ एक फर्म के अंदर वो सारी टोटल कॉस्ट होती है। किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे अगर हमने खर्च किया है किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, सो सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों के सम को क्या कहेंगे? हम टोटल कॉस्ट कहेंगे। अगर मैंने आपको बताया कि टीएफसी जो है सेम ही रहता है, ये मैंने आपको बताया, और टीवीसी हमारा क्या होता है? ये चेंज होता है, चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो ऑब्वियसली आप सोचेंगे टोटल कॉस्ट में चेंजेस किसकी वजह से आएंगे? तो ऑब्वियसली टीएफसी तो सेम ही रहने वाला है, तो टीवीसी की चेंज आने से ही टोटल कॉस्ट के अंदर चेंज आता है। जितना टीवीसी चेंज होगा उतना ही टोटल कॉस्ट चेंज होगी। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी फिक्स ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। सो इसी चीज़ को अगर मैं आपको अगर स्केड्यूल में समझाऊं तो ये स्केड्यूल मान लो हमने बनाया एक टोटल कॉस्ट का कॉस्ट स्केड्यूल। अगर यहाँ पे मैंने लिखा ये आउटपुट है जो कि इन यूनिट्स होगा, यहाँ पे टीएफसी है जो कि रुपीज़ में होगी, कॉस्ट ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे टीवीसी है ये भी रुपीज़ में है, एंड यहाँ पे टोटल कॉस्ट है जो कि ये भी रुपीज़ में होगी। टोटल कॉस्ट क्या होती है? ये होती है टीएफसी प्लस टीवीसी। आप देखेंगे आउटपुट जो है 0 1 2 3 4 5, मतलब हमने कोई भी आउटपुट ले लिया। अब मैंने आपको फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है जो अभी हमने लिया था, अभी लास्ट पेज पर मैंने आपको समझाया था। सो वही इसी चीज़ को यहीं पर बताते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? इंक्रीज़ कर रही है 0 6 10 15 24 एंड 35। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? सॉरी, टोटल कॉस्ट क्या होगी? इट इज़ 0 + 12 विच इज़ 12, दिस इज़ 12 + 6 विच इज़ 18, 12 + 10 एंड सो ऑन। इसी तरह से आएगी, यानी 12 + 10 विच इज़ 22, 12 + 15 इज़ 27, 4 5 6 2 3 36 एंड 47। सो टोटल कॉस्ट आ गया। अब आप देखेंगे टोटल कॉस्ट भी क्या हो रही है? आउटपुट के साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। आपने ये देखा कि इसके अंदर ये क्या है? ये है 12 + 15, ये है
12 + 24 ये है 12 + 35। आपको समझ आ गया हो पूरा स्केड्यूल क्या है। अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे डिनोट करूँ, यानी इसका ग्राफ बनाऊँ टोटल कॉस्ट का, किस तरह से ग्राफ बनेगा? ये टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनेगा। यहाँ पे आउटपुट आएगा, यहाँ पे टीसी, टीवीसी या टीएफसी सब कुछ दिखा दूंगी मैं इसी ग्राफ के अंदर। नाउ इस ग्राफ के अंदर 5 यूनिट्स हैं एंड 6 के यूनिट से ही ले लेते हैं हम। आई होप 48 में, हाँ 48 में कवर हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 इसी चीज़ को टीएफसी मैंने आपको बताया 12 ही रहेगी, कुछ भी हो जाए 12 ही रहेगी। तो स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर दी, ये क्या है हमारा टीएफसी है। होप आपको टीएफसी समझ आ गया हो। टीवीसी मैंने आपको बताया क्या होगा, ये 0 देन 6 देन 2 पे 10 समवॉट है, 3 पे 15। दोबारा ड्रॉ करना पड़ रहा है यार, ओ सॉरी 18 है, 15 कोई नहीं, आई एम रियली सॉरी। एंड 4 पे 24, 4 पे 24, 5 पे 35, 36 है सो 35। इसको अगर हम ज्वाइन करें इन पॉइंट्स को, तो इस तरह से कर्व आ गया आपका इन्वर्टेड एस शेप का, इस तरह से कर्व आ गया। आई होप आपको क्लियर हो। नाउ टीसी को अगर हम डिनोट करें तो पहले क्या होगी, टीसी क्या है, 0 लेवल पे 12 है, 0 पे 12 है, 1 पे 18 है, 2 पे 22 है, ओके, 3 पे 27 है, 4 पे 36 है, एंड देन 5 पे 47 है। सो इसको अगर हम फिर से ज्वाइन करें तो हमारा इस तरह का क्या आ जाएगा, एक कर्व बन जाएगा, इस तरह का कर्व बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि क्या है, हो क्या रहा है यहाँ पे, ये क्या है, टीवीसी का कर्व है, ये टोटल कॉस्ट का कर्व है। हो क्या रहा है कि हमारा टीसी और टीवीसी जो है पैरेलल रहेंगे, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, मतलब कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, हर जगह सेम रहेगा जितना भी डिफरेंस रहेगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हमारा टीएफसी जो है, क्योंकि हमारा टीएफसी जो है वो सेम है। अब आप सोचेंगे ये कैसा रिलेशनशिप हुआ, ये क्या हुआ। मैंने आपको बताया टीसी के अंदर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड होती है, टीसी के अंदर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 की इंक्लूड रही, और बाकी क्या है, वेरिएबल है, यानी वेरिएबल की तरह ही चलेगा, लेकिन बस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट उसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड होगी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट उसके अंदर एक्स्ट्रा बना तो यही ग्राफ है, लेकिन बस यहाँ की बजाय यहाँ से शुरू है, बना सेम ही ग्राफ है, इसी तरह का ग्राफ बनेगा, लेकिन यहाँ की जगह यहाँ से शुरू हुआ है। तो क्या है, टोटल कॉस्ट जो है हमारी टीवीसी के हमेशा पैरेलल रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर टीएफसी भी हमारा इंक्लूडेड रहता है। और ऑल्सो ये भी आप ध्यान रखिएगा, टोटल कॉस्ट 0 लेवल आउटपुट पे वो होगी जहाँ पे हमारा हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रहती है। क्यों, क्योंकि ये क्या कहा मैंने आपको, टोटल कॉस्ट 0 लेवल आउटपुट पे वो होगी जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रहती है, यानी 0 लेवल आउटपुट पे टीवीसी और टीएफसी एंड टीएफसी और टीसी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। क्यों, क्योंकि उस 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा टीवीसी होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो कोई भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं रही। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो कि टीसी भी ऑब्वियसली, अगर वो टीवीसी जैसी ही शेप है तो ऑब्वियसली टीसी की भी क्या होगी, इन्वर्टेड एस शेप। और ये भी क्यों हो गई, ये भी इसीलिए हुए बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। क्यों, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब मैंने आपको बता दिया, अगर इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप आए, अगर आपको कहे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीवीसी एंड टीएफसी, तो आप यही बना के आएंगे। क्या बना के आएंगे, यही डायग्राम बना के आएंगे। और इसको कैसे समझाएंगे, टीएफसी हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
टीवीसी और टीसी जो है ये दोनों इन्वर्टेड एस शेप होंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियली क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहे हैं, फिर एक कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रहे हैं, और फाइनली वो एक इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज, पहले धीरे धीरे इंक्रीज की हमारी कॉस्ट, पहले धीरे धीरे इंक्रीज करी यहाँ से कॉस्ट, फिर उसके बाद कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज करी, फिर 24 से एकदम 35 हो गया, पहले 6 से 10 कितने का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 10 से 5 कितने का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 15 से 24 कितने का डिफरेंस, ऑलमोस्ट 9 का डिफरेंस, तो और 24 से 35 11 का डिफरेंस। तो आप देख रहे होंगे कि पहले 4 से 5 मतलब 4 5 9 पहले बहुत कम कम इंक्रीज हुई, फिर एक कांस्टेंट रेट हो गया, फिर एकदम इंक्रीजिंग रेट पे हो गया। तो यही क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है इन दोनों की इन्वर्टेड एस शेप कर्व के लिए। और जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे मैंने आपको बता दिया टीसी और टीएफसी दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती जीरो लेवल ऑफ आउटपुट के अंदर। नाउ वर्टिकल डिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया, इन दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, किसके बीच में, टीवीसी के बीच में एंड टीसी के बीच में। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द इक्वल टीएफसी। नाउ इन दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल रहेगा बिकॉज ऑफ टीएफसी। नाउ टीसी और टीवीसी जो है हमारे पैरेलल रहेंगे, क्योंकि टीएफसी की वजह से ऑल्सो वर्टिकल डिस्टेंस अगर मैं आपको बताऊं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बीच में और टोटल कॉस्ट के बीच में, फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो भी इक्वल रहेगा। वो कितने के इक्वल रहेगा, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल रहेगा। कितने के इक्वल रहेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल रहेगा। आई होप आपको ये रिलेशनशिप समझ आ गई हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एवरेज कॉस्ट स्टार्ट करने वाली थी, तो आज हमने टोटल कॉस्ट स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्लास में एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए हो। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।